हेलो दोस्तों, नमस्कार। BSCA कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए इतिहास की आज एक और नई कड़ी को हम शुरू करते हैं। एक नई कक्षा इतिहास की शुरू करते हैं। हम देखते हैं। देखिए, पिछली कक्षा में हमने महमूद गजनबी तक के अभियान को और उसके उत्तराधिकारियों को देखा, पढ़ा। ठीक है। हमने ये भी देखा कि समय के साथ कैसे गजनी पर महमूद का वर्चस्व बढ़ता गया और फिर किस प्रकार से समय आते आते उसी गजनी पर महमूद के जो उत्तराधिकारी थे उनका वर्चस्व खत्म हो गया। उसके बाद आप वहां देखेंगे कि उस क्षेत्र में एक मोहम्मद गोरी नाम का जो है व्यक्ति अपनी सत्ता स्थापित करता है। उसी मोहम्मद गोरी को आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो ये देखते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी, जिसका पूरा नाम इसका पूरा नाम मुइजुद्दीन, ठीक, मुइजुद्दीन अथवा मोहम्मद बिन साम, ठीक है। या तो आप इसे मुइजुद्दीन कह लीजिए या मोहम्मद बिन साम कह लीजिए, ठीक है। यह गौर प्रदेश के संसवानी वंश एक था, उससे संबंधित था। किस वंश की बात कर रहे हैं हम? संसवानी वंश, ठीक है। संसवानी वंश जो है, ठीक है, ये कहाँ का है? तो आप यहां लिखेंगे गौर प्रदेश का। कहाँ का? गौर प्रदेश, ठीक है। गौर प्रदेश के संसवानी वंश से संबंधित था। कौन? मोहम्मद गोरी। आइए आगे देखते हैं। इतिहास में जानकारी मिलती है कि संसवानी वंश के एक प्रमुख व्यक्ति थे जिनका नाम था, इस वंश के एक प्रमुख व्यक्ति थे जिनका नाम था इजुद्दीन। क्या नाम था? इजुद्दीन, ठीक है। इजुद्दीन के 7 पुत्र थे। 7 पुत्र थे। किसके? इजुद्दीन के। और इन 7 पुत्रों को इतिहास में 7 सितारे नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो संसवानी वंश का एक प्रमुख व्यक्ति था इजुद्दीन, जिसके 7 पुत्र थे जिन्हें 7 सितारे नाम से जाना जाता था। यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसका नाम सैफुद्दीन था। ये हम मोहम्मद गोरी के भूत की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मोहम्मद गोरी के पुरखों की बात समझ लिए। पुरखा सब पूर्वजों की, हाँ सॉरी, पूर्वज, उसके पूर्वजों की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम एक उसकी जो है पृष्ठभूमि तक आपको ले जाना चाहते हैं। तो इसमें इन 7 सितारों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, ठीक है, जिसका नाम था सैफुद्दीन। क्या नाम था? सैफुद्दीन। ये जो सैफुद्दीन होता है, इसने गजनी पर अधिकार कर लिया। सैफुद्दीन ने कहां पर अधिकार कर लिया? आप यहां पर ध्यान देंगे। इसने गजनी पर अधिकार कर लिया, ठीक है। किसने अधिकार कर लिया? तो सैफुद्दीन ने गजनी पर अधिकार कर लिया। ये वही गजनी है महमूद गजनबी वाली गजनी, ठीक है।
वहां पर अधिकार सैफुद्दीन ने कर लिया। समझिए, समय का फेर। ठीक है, एक महमूद था जो भारत को आकर लूटता था, अब वही एक सैफुद्दीन भाई है जो जाकर के उसी के गजनी को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिए। हाँ, लेकिन एक समस्या हुई कि गजनी पर इनका अधिकार तो हो गया, लेकिन ज्यादा दिन रह नहीं पाए ज्यादा दिन रह नहीं पाए, और ये एक युद्ध में हार जाते हैं। इनसे गजनी वापस ले ली जाती है और इन्हें इतना अपमान महसूस होता है, ठीक है, कि ये अपमानित होकर, ठीक है, अपमानित होकर आत्महत्या कर लेते हैं। अपमानित होकर आत्महत्या कर लेते हैं। कौन? सैफुद्दीन भाई साहब। सैफुद्दीन जो है, इन्होंने क्या किया? आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। ठीक है, सैफुद्दीन जो है, सैफुद्दीन जब आत्महत्या कर लेते हैं, इनसे गजनी छिन जाता है, तो इनका बदला लेने के लिए एक बहाउद्दीन थे, उनका भी नाम हम यही लिखते हैं यहीं पे, बहाउद्दीन। ठीक है, सैफुद्दीन के भाई थे बहाउद्दीन। बहाउद्दीन ने क्या किया? ये चले गजनी पर अधिकार के लिए। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे गजनी पर कूच करने के लिए चले, लेकिन रास्ते में पता नहीं किसका चेहरा देखकर गए होंगे, वो तो यही जाने। रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई। रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इससे एक और था इनके बीच में, अलाउद्दीन। ठीक है, कौन था? अलाउद्दीन। ठीक है, अलाउद्दीन। इसका नाम कहीं कहीं अलाउद्दीन हसन मिलता है, कहीं कहीं अलाउद्दीन हुसैन भी मिलता है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। तो जो अलाउद्दीन थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि एक सैफुद्दीन आत्महत्या कर दिए, बहाउद्दीन रास्ते में मर गए, मृत्यु हो गई, तो इन्होंने क्या किया? गजनी की तरफ कूच किया और वो भी गुस्से में, बदला लेने की इनके अंदर एक जो है धधक रही थी ज्वाला, तो बदला लेने के लिए बढ़ते हैं। तो गजनी पर आक्रमण करते हैं और उसे लूटते हैं। इसने गजनी को लूटा और जला दिया। ठीक है, जला देने मतलब आग लगा दिया, मतलब लूटा। जो लूटने के बाद इनका धन निकल के जब इनका लूट का सामान बाहर आया, बाकी जो बचा उसमें सोचे होंगे क्या करोगे, तो उसमें लगा दिए। ठीक है, उसको जो है इन्होंने जला दिया। इन्होंने गजनी को जला दिया और गजनी को जलाने के बाद, ठीक है, गजनी को जलाने के बाद इन्होंने एक उपाधि ली अलाउद्दीन ने। ठीक है, जहांसूज की। कौन सी उपाधि? जहांसूज। पिछली कक्षा में हमने इस उपाधि की और अलाउद्दीन हसन की चर्चा की थी। पिछली कक्षा में इनके बारे में आपको जानकारी मिल गई थी। ठीक है, जहांसूज। ठीक, जहांसूज का मतलब होता है विश्व को जलाने वाला। ठीक है, ये यहाँ पे जो बहाउद्दीन थे, अलाउद्दीन ने गजनी पे कुछ समय तक शासन किया, उसके बाद इसकी मृत्यु होती है। इसका लड़का शासक बनता है, उसकी भी मृत्यु होती है।
फिर जो बहाउद्दीन थे, बहाउद्दीन का एक लड़का था जिसका नाम था शिहाबुद्दीन। ऊपर की तरफ हम लिखते हैं इसको, यहाँ पे देखते हैं। आइए इतना नोट, हाँ नोट हो गया सब आप, ठीक। यहाँ पे आइए देखते हैं, लिखते हैं हम। ये जो अलाउद्दीन, माफ कीजिएगा, बहाउद्दीन है, इनका एक लड़का था जिसका नाम था शिहाबुद्दीन। ठीक है, क्या नाम ने लिखा? शिहाबुद्दीन। ठीक है, ये शिहाबुद्दीन शासक बनता है। ठीक, शिहाबुद्दीन क्या करता है? ये शिहाबुद्दीन, तो जो शिहाबुद्दीन है कि 1173 ईस्वी में शासक बनता है। ठीक है, इसी शिहाबुद्दीन को आगे चल के हम एक नाम से जानने लगते हैं। आप सीधा सा लिखिए इसे, यही शिहाबुद्दीन आगे चल के मोहम्मद गोरी होता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी, यही शिहाबुद्दीन। आप कंफ्यूज होंगे कि अभी इसी को हमने मुइजुद्दीन कहा था। हाँ, तो इसके दो नाम थे। यहाँ पे एक शिहाबुद्दीन नाम आता है, उसके बाद मुइजुद्दीन आता है, एक नाम इसका मोहम्मद बिन शाम भी आता है, और इसको मोहम्मद गोरी, जो इसका प्रचलित नाम रहा है, मोहम्मद गोरी रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम लोग सीधा टॉपिक पे चलते हैं, ज्यादा समय नष्ट न करते हुए। अब देखो, मोहम्मद गोरी के बारे में आप समझ गए। अब आइए देखते हैं कि भारत के प्रति इसकी क्या विचारधारा थी या क्या इसने किया भारत। ठीक है, मोहम्मद गोरी तुर्क आक्रमणकारी ये भी था, महमूद गजनबी की तरह। लेकिन महमूद गजनबी में और इसमें फर्क था थोड़ा। उसकी जो लूटने वाली आदत थी, उसकी लूटने वाली आदत नहीं थी। ये जहां जाता था वहां अपना उस राज्य को, जहां भी आक्रमण करता था, उस राज्य को अपने आधिपत्य में ले लेता था। ठीक है, वहां पर इसने अपना सामान्यतः अधिकार कर लिया, या अपने किसी न किसी एक जो गवर्नर होते थे, जिसको इसके गुलाम, खासकर उन्हीं गुलामों में से किसी एक को वहां पे बिठा देता था। भारत पर इसने सबसे पहला जो आक्रमण किया अपना, वो इसका मुल्तान का अभियान था। कहां का आक्रमण? मुल्तान। मुल्तान पर इसने आक्रमण किया 1175 ईस्वी में। ठीक है, 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया, और वहां विजय प्राप्त करने के बाद वहां पर अपने कट्टरवादी सोच के एक व्यक्ति को इसने वहां पे गवर्नर बना दिया, वहां की सत्ता उसकी जिम्मे पे सौंप दी, और फिर वहां से आगे की तरफ बढ़ गया। ठीक है, ये इसका प्रारंभिक आक्रमण होता है भारत में। मुल्तान के बाद इसने दूसरा आक्रमण उच्च पर किया। ये वही वाला उच्च है जहां पे बाजरा साहब रहते थे, महमूद गजनबी के समय में सुसाइड कर लिया था उन्होंने, तो उच्च पर किया। और उच्च के बाद इसका एक थोड़ा सा एक चर्चित आक्रमण आता है, क्योंकि इसमें इसको पहली बार हार मिली थी। ये गुजरात में जो है इसने पहला आक्रमण किया था। ठीक है, गुजरात में नहरवाला अभियान, गुजरात में नहरवाला अभियान। ठीक है, आप ध्यान देंगे, गुजरात में नहरवाला अभियान, समझ गए बात। इस वाले अभियान में कहा है कि ये 1178 ईस्वी में होता है, ये वाला अभियान 1178 में। और इस अभियान में इसको पहली बार भारतीय सरजमी पर, भारत की भूमि पर इसको हार मिलती है। ठीक है, मुल्तान जीता, उच्च जीता, उसके बाद यहाँ पर इसको जो है हार मिलती है। यहाँ पे शासकों का जो जिक्र आता है, भीमराज बघेला का नाम आता है, कहीं कहीं पे मूलराज द्वितीय का नाम भी मिलता है। शासकों का हम नाम यहाँ पे जो प्रतिद्वंदी थे, जिनसे मोहम्मद गोरी हारा था, तो भीमराज बघेला। ठीक है, भीमराज बघेला। लेकिन कहीं कहीं इसका जो साक्ष्य है, कहीं कहीं पे मूलराज द्वितीय का भी जिक्र मिलता है। ठीक है, ये हो गया।
तो गुजरात में जो नहर वाला अभियान था जिसमें मोहम्मद गोरी की हार होती है, उसके बाद इसने लाहौर और पंजाब पे लगभग 3 से 4 बार आक्रमण किए। ठीक है, लाहौर पर इसने 1181 में आक्रमण किया। लाहौर अभियान की अगर हम बात करें, लाहौर में इसने अपना पहला आक्रमण जो किया 1181 ईस्वी में, उसके बाद 1184 ईस्वी में और 1186, ये 3 समय रहे जिसमें इसने लाहौर पर आक्रमण किया। उस समय, जिस समय मोहम्मद गोरी ने लाहौर पर आक्रमण किया, वहां पे गजनबी वंश का ही एक शासक राज्य करता था रहता था, जिसका नाम खुसरो मलिक था। पहले आक्रमण में खुसरो मलिक ने समर्पण कर दिया, तो इसने उसको छोड़ दिया कुछ दिन के लिए कि आप भाई राज करो अपना। ये चला जाता है पंजाब की तरफ, कौन? मोहम्मद गोरी। ठीक है, दोबारा फिर इसने 1184 में आक्रमण किया। इस बार भी उसने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन वो खुद को डरा हुआ महसूस, असुरक्षित महसूस कर रहा था, जिस कारण से 1186 के आक्रमण में उसने मोहम्मद गोरी का सामना किया और मोहम्मद गोरी ने उसे बंदी बना करके 1192 ईस्वी में उसकी हत्या करवा दी। ठीक है उसकी हत्या करवा दी। इस तरह से लाहौर और पंजाब तक के क्षेत्र पे मोहम्मद गोरी का आधिपत्य हो जाता है। ठीक है, मुल्तान से बढ़ते हुए कहां तक पहुंच गए? लाहौर और पंजाब के क्षेत्र तक। अब एक यहां बात उठती है, इसके जो प्रमुख आक्रमण रहे हैं, ठीक है, इसके जो प्रमुख आक्रमण रहे हैं उसमें पहला आता है तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक, 1191 ईस्वी, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। आइए देखते हैं। मोहम्मद गोरी का भारत की सरजमी पर तराइन के युद्ध क्षेत्र में जो युद्ध हुआ, तराइन के क्षेत्र में, इसे प्रमुखता से देखा जाता है। ज्यादातर एग्जाम जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वहां पे तराइन के युद्ध से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं और ज्यादा उठाए जाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है उसके रीजन की अगर हम बात करें, कारण की, तो कारण ये पहुंचता है कि चूंकि लाहौर और पंजाब पर मोहम्मद गोरी ने अपना आधिपत्य कर लिया, उसका अधिकार हो गया। भटिंडा के पास, ठीक है, एक ताबर हिंद था। ताबर हिंद जो था इसका ताबर हिंद एक दुर्ग था, पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र में आता था। ठीक है, ताबर हिंद पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र का एक दुर्ग था। ताबर हिंद ये एक दुर्ग था, ठीक है, जिस पर मोहम्मद गोरी ने अपने इसे कब्जे में ले लिया। किसको? ताबर हिंद दुर्ग को अपने कब्जे में ले लिया। और इस कारण से, ठीक है, इस कारण से पृथ्वीराज ने ग्यारह सौ 91 में गौरी पर कूच किया और विजयी हुए। ठीक है, और जो ताबर हिंद दुर्ग था ये पृथ्वीराज चौहान के कब्जे में आ गया। सवाल उठा, मोहम्मद गोरी हार कैसे गया? इसका कारण ये था कि मोहम्मद गोरी को राजपुताना सेना जो थी, ठीक है, अभी तक वो मुल्तान जीता था और उच्च जीता था, लाहौर पे उससे जो है लाहौर पर उसे भी विजय प्राप्त हुई।
लेकिन उसे पृथ्वीराज की सेना का अनुमान नहीं था कि वो सेना कितनी बड़ी हो सकती है। तो ऐसे स्थिति में वो उसका युद्ध जीत पाना संभव नहीं था। ठीक है। इस युद्ध में पृथ्वीराज के भाई, जिनका नाम गोविंद राय था, गोविंद राय के भाले की चोट से मोहम्मद गोरी युद्ध क्षेत्र में गिर जाता है, बेसुध हो जाता है। उसका एक साथी मित्र उसको उठा करके वापस युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाता है और किसी तरह से उसकी जान बचती है। ठीक है। पुनः 1192 ईस्वी में ठीक मोहम्मद गोरी आता है। कहां पे? तराइन का द्वितीय युद्ध। कब हुआ? 1192 में। पुनः 1192 में मोहम्मद गोरी वापस आता है और पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण कर देता है। ठीक है। अब पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण कर देता है। इस बार मोहम्मद गोरी गया होगा जब पहले युद्ध में हार करके, तो वहां कुछ स्टडी वगैरह किया होगा खुद पर कि भाई हम क्यों हारे। ठीक है। कुछ रिसर्च वगैरह किया होगा। इस बार उसने एक नई तकनीकी का प्रयोग किया। उसने अपनी एक विशेष सेना छिपा करके रखी। बाकी सेना का इस्तेमाल उसने युद्ध में किया, लेकिन एक सेना छिपा करके रखी। और वो इसलिए छिपा करके रखी कि जब राजपूतों की सेना या पृथ्वीराज चौहान की सेना थक जाएगी या निर्णायक समय में पहुंचेगी, ठीक है, उस समय इस सेना का इस्तेमाल किया जाएगा। और ऐसा ही किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। ठीक है। तो तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। पराजय के बाद, ठीक है, अलग अलग इतिहासकारों का मत है। कुछ कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद मोहम्मद गोरी ने वहीं युद्ध मैदान में ही पृथ्वीराज चौहान का वध कर दिया, यानी मार डाला। वहीं पे कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इसको कुछ दिनों तक अपने अधीन जो है कुछ दिनों तक अपने अधीन इसे रखा। ठीक है। शासन सत्ता इसने शासन का कार्यभार कुछ दिनों तक संभाला। उसके बाद विश्वासघात के जुर्म में इनकी हत्या कर दी। ठीक है। तो अलग अलग है, आइए देखते हैं। ठीक है। एक इतिहासकार हैं मिनहाज। ठीक है। मिनहाज के अनुसार, मिनहाज कहते हैं कि इसे तुरंत मार डाला गया। मिनहाज के अनुसार पृथ्वीराज चौहान का तुरंत वध हो गया। ठीक। वध हो गया। वहीं पे हसन निजामी का मानना है हसन निजामी का मानना है कुछ दिन अधीनस्थ शासन संभालने के बाद पृथ्वीराज की
हत्या कर दी गई। ठीक है, ये हो गया। वहीं पे इनके एक दरबारी कवि थे जो ज्यादा प्रचलित में रहा है ये मत। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं एक इनके दरबारी कवि रहे हैं। ठीक है, चंद्रबरदाई। ठीक है, चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि रहे हैं, और इन्होंने इस मत को दिया था कि पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और उसके बाद वो अपने साथ गौर प्रदेश ले जाता है और वहां पर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी की हत्या कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये मत जो है कितना सही है या ये कितना सर्वमान्य है, इस पर कह पाना ये कठिन है। ठीक है, और चंद्रबरदाई की इस बात के लिए एक साक्ष्य आता है 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो पृथ्वीराज चौहान की पराजय तो हुई, ये तो स्पष्ट है, लेकिन पराजय के बाद उनके साथ क्या किया गया इसके बारे में 3 लोगों की हमने अलग अलग बातें आपको बताई। मिन्हास कहते हैं तुरंत बंद हो गया, हसन निजामी कहते हैं कि कुछ दिन अधीनस्थ शासन कराया गया पृथ्वीराज चौहान से, उसके बाद विश्वासघात के जुर्म में उनकी हत्या कर दी गई। वही चंद्रबरदाई इन सभी बातों को नकारते हैं और ये कहते हैं, अपनी पुस्तक है उनकी एक रचना की थी, ठीक है, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज आशो, उसमें वो ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। ठीक है, वो भी शब्दवेदी बाण से। तो इस प्रकार से आप देखेंगे मोहम्मद गोरी को कि मोहम्मद गोरी किस प्रकार से आता है, आक्रमण करता है, सारी चीजें हैं। ठीक है, अब कल की क्लास में, आज के लिए तो इतना ही, कल की क्लास में हम मोहम्मद गोरी के कुछ गुलाम हैं जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक है, यालदौज है, कुआचा है। ठीक है, इन सभी के बारे में देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार से मोहम्मद गोरी ने अपने गुलामों के द्वारा एक शासन सत्ता स्थापित की और फिर उसके अलग अलग गुलामों ने उसे संभाला और फिर उनके गुलामों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध कैसे होता है, उन सभी की चर्चा हम करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की कक्षा आप सभी को समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। जहां जो चीजें स्पष्ट ना हो आप उसके लिए कमेंट डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं दोबारा। ठीक है, साथ में इस क्लास को शेयर करते रहिए आप लोग। ठीक है, क्लास सही समझ में आए उससे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, बाकी के लिए हम मिलेंगे अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।